जय हिंद दोस्तों। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है ना जिसने मात्र 40 सालों में ही फर्श से लेकर के अर्श तक का सफर तय किया है। अपनी स्थापना के बाद पार्टी ने अपने पहले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और आधे से ज्यादा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन लोकप्रियता से लेकर के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने तक का संघर्ष और सफलता दोनों ही आज बीजेपी पार्टी के पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 दशक में लोकसभा के 2 सीटों से जीत की शुरुआत करने वाली बीजेपी ने 303 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने बहुत लंबा सफर तय किया है। अटल आडवाणी की जोड़ी से लेकर के मोदी शाह की जोड़ी तक पार्टी ने हर दशक में नई उपलब्धि हासिल की। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उसके अपने नाम और उसके चिन्ह से भी पुराना है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा नाम इस वक्त की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। भाजपा के करीब 9 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता है। कभी 2 सांसदों से सफर की शुरुआत करने वाली पार्टी आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को पछाड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। नेहरू जी के किसी मुद्दे से नाराज होकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने पार्टी की नींव रखी। और साथ ही आज वीडियो में हम जानेंगे बीजेपी के इस चेहरे ने बीजेपी के गिरते ग्राफ को उठा करके पार्टी का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना। तो जानेंगे सब कुछ और जानेंगे बहुत कुछ बीजेपी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जब आप उस लाल बटन को क्लिक करते हैं ना, जब आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो हमारा वीडियो ना देश के उन तमाम लोगों तक पहुंच पाता है जिन तक वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी होता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद कांग्रेस का पूरे देश के अंदर ना एक छत्र राज, लेकिन कश्मीर मुद्दे या फिर पाकिस्तान से संबंधों को लेकर के उसके ही भीतर मतभेद पैदा होना शुरू हो गए। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले पीएम थे और उनकी ही कैबिनेट के सदस्य श्याम प्रसाद मुखर्जी उनसे कई मुद्दों पर मतभेद रखते थे। नेहरू से लियाकत समझौते को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज थे और पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिंता जताई। इसके अलावा कश्मीर को लेकर के भी नेहरू सरकार के रवैये से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया और फिर जनसंघ की स्थापना की, जिसका एक रूप आज हम भाजपा के तौर पर देखते हैं, जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की लीडरशिप में दिल्ली में जनसंघ की शुरुआत होती है और इसी दौरान पार्टी का चुनाव चिन्ह और झंडा भी तय हो। चुनाव चिन्ह दीपक और भगवा रंग का आयताकार झंडे को जनसंघ का अपना पार्टी का झंडा बनाया जाए। साथ ही देश में पहले आम चुनाव के लिए मैनिफेस्टो भी तय किया जाता है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का दबदबा बहुत, ऐसे में जनसंघ का चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ये दोनों ही बहुत मुश्किल। पहले आम चुनाव में जनसंघ को 3% वोट मिले थे और 3 सांसद जीते थे और साथ ही जनसंघ को राष्ट्रीय दल का दर्जा भी मिला। फिर जनसंघ के ही 2 बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्टी बनाने का फैसला किया और फिर 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के आधार पर बनकर भारतीय जनता पार्टी पहली बार साल 1984 में आम चुनाव में उतरी, लेकिन इसी साल इंदिरा गांधी की 33 गोलियां मार करके हत्या कर दी और फिर इंदिरा जी की मौत से देश में कांग्रेस के लिए एक सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी ने देश भर में कुल 224 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई और लगभग आधे से ज्यादा यानी कि 108 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। यहाँ तक कि वाजपेयी जी भी हार गए थे और आडवाणी जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक बोल दिया था ये लोकसभा का चुनाव नहीं बल्कि ये तो एक शोक सभा का चुनाव। पार्टी के बड़े नेता भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन पार्टी के आम सदस्य जो थे ना वो इस हार के पीछे वाजपेयी जी और उनकी नीतियों को ही गलत ठहरा रहे। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी। 1986 के चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष पद से हटा करके आडवाणी जी को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया गया और उसका कहीं न कहीं फायदा भी हुआ पार्टी को, क्योंकि 1989 में बीजेपी के 225 प्रत्याशी उतारे थे और आडवाणी जी और उनके हिंदुत्व की वजह से राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को 85 सीटों पर जीत मिली थी। 1989 में पार्टी को मिली जीत से देश भर में पार्टी का परचम और बढ़ा और राम मंदिर आंदोलन ने पार्टी को जनाधार को बढ़ाने में बहुत मदद। केंद्र में इनस्टेबिलिटी की वजह से ना 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी का जनाधार ना बहुत मजबूत होता हुआ देखा। इसी मजबूती को देखते हुए 1991 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा यानी कि 468 प्रत्याशी मैदान में उतारे और भाजपा को 120 सीटों पर जीत मिली थी। 1991 के चुनाव के बाद देश भर में पार्टी का तेजी से
एक्सपांशन होना शुरू हो गया। साल 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी देश का एक बड़ा दल बनकर सामने आई थी और इसी चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार भी बन गई। हालांकि सरकार केवल 13 दिन ही चली और फिर बीजेपी सरकार गिरने के तुरंत बाद कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर के सरकार बनाई, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और 1998 में देश में फिर से चुनावों का सामना करना पड़ा। 1998 के लोकसभा चुनाव आते आते तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि क्षेत्रीय दलों के बिना सरकार बनाना इम्पॉसिबल। और दोस्तों शायद यही वजह होगी कि उस समय भाजपा के कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना शुरू कर दिया और खुद ने सिर्फ 388 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, बाकी सारी सीटें सहयोगी क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़। और कमाल की बात है कि बीजेपी की यह रणनीति काम भी, पार्टी को 182 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी की सरकार भी बन गई। हालांकि यह सरकार भी 1 साल में ही विश्वास मत से हार गई थी और देश को फिर से चुनावों का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1998 के चुनाव से सीख चुकी थी कि जीतना कैसे है और सरकार कैसे बनानी है। फिर इसी रणनीति को साल 1999 में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी अपनाया। हालांकि 1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ग्राफ गिरना शुरू हो गया था और वहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का ग्राफ उठना शुरू हो गया था। 1999 के क्षेत्रीय दलों के सहयोग से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एक मजबूत सरकार बन तो चुकी थी, जो कि 2004 तक चली। 2004 के उस धरातल पर जब राजनीति के मैदान में बीजेपी का ग्राफ तेजी से गिरने लगा, उसका असर देश के हर कोने में महसूस होने लगा। यह समय था जब लोकसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार मिलना शुरू हो गई। विश्वास की ताकत और जनहित के लिए जूझती हुई भाजपा ने देश भर में मिली केवल 138 सीटें और 2009 के चुनाव में तो इससे भी बुरा हाल हो गया। पार्टी 116 सीटों के आंकड़ों पर आकर के तो यह साफ हो गया था कि बीजेपी को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर 2009 के बाद भाजपा में मोदी युग की शुरुआत हुई और 2014 में भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला ले, जिसका फायदा भाजपा को 2014 के लोकसभा चुनाव में मिलता है। नरेंद्र मोदी के दम पर भाजपा 282 सीटों पर जीत हासिल करती है और 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला। 2014 में भाजपा का वोट शेयर भी बढ़कर 31% तक पहुंच गया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर इतनी ज्यादा प्रचंड थी कि कांग्रेस पहली बार दहाई के आंकड़े पर खिसक गई थी। यानी कि 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि उसने 464 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे और 178 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मोदी लहर सिर्फ 2014 तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी लहर और भी ताकतवर हो चुकी थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 303 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। जबकि कांग्रेस की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। सिर्फ 52 सीटों पर ही उसे जीत मिल सकी थी। यह मात्र केवल एक संयोग ही होगा दोस्तों कि 1984 में लोकसभा के चुनाव में जिस भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, उसकी विरोधी कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 2 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। दोस्तों मौजूदा हालत ऐसे हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पार्टियों की अधिकतर सीटों पर जमानतें जब्त हो जाती। भाजपा पार्टी के पहले अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर के भविष्यवाणी करने का साहस करता हूँ कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तकरीबन 44 साल बाद आज के समय में भाजपा देश की सबसे ताकतवर पार्टी बन चुकी है और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की ये बात सच साबित होने लगती है। हालांकि बीजेपी को इस शिखर तक पहुंचने के लिए पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत। वक्त के साथ भाजपा ने अपनी राजनीति और रणनीति दोनों को बदला। दोस्तों 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और आप कांग्रेस या फिर भाजपा दोनों में से कौन सी पार्टी के समर्थक हैं और आपको दोनों में से कौन सी पार्टी का कार्यकाल ज्यादा बेहतर लगता है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में आकर के जरूर। तब तक के लिए ये था भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफर। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जिस तरह मोदी लहर के चलते कांग्रेस की नैया डूबी है, ऐसे 1912 में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज भी अपने पहले ही सफर पर डूब गया। उस टॉपिक पर भी हमने डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर बना दी है, जिसे भी आप हमारे इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।